कभी सोचा है कि हमारे आसपास लोग इतने अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, तो कोई ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठा है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 के इस चैप्टर के जरिए इंडियन इकोनॉमी की इसी पहेली को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें तो लोग तरह तरह के कामों में लगे हुए हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई दफ्तर में काम कर रहा है। ये सब जो भी काम है ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। यही सब मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अब इतने सारे अलग अलग कामों को बेहतर तरीके से समझने के लिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? वो इन्हें कुछ खास ग्रुप्स में बांट देते हैं और इन्हीं ग्रुप्स को हम सेक्टर्स या क्षेत्रक कहते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम इकोनॉमी के 3 हिस्सों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि देश की कमाई यानी जीडीपी कैसे नापी जाती है। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और सरकारी प्राइवेट सेक्टर के बीच का फर्क जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। मतलब काम की प्रकृति के आधार पर हम इकोनॉमी को किन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। इसमें वो सारे काम आते हैं जहां हम सीधे सीधे कुदरती चीज़ों मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खेतीबाड़ी, मछली पकड़ना या खदानों से कुछ निकालना। इसीलिए इसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपास उगाना ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से बारिश, धूप और मिट्टी जैसे नेचुरल फैक्टर्स पर ही तो डिपेंड करती है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। यहां पर हम कुदरत से मिली चीजों को मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मतलब फैक्ट्रियों में एक नए रूप में बदल देते हैं। इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर से जो कपास मिली उससे धागा और कपड़ा बनाना या फिर मिट्टी से ईंटें बनाना, ये सब सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं। बेसिकली एक चीज से दूसरी चीज बनाना। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। अब ये सेक्टर जो है ये कोई सामान नहीं बनाता, ये अपनी सर्विसेज देता है। मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप होने में मदद करता है। इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जरा सोचिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, पैसों के लेन देन के लिए बैंक्स चाहिए, और हमें पढ़ाने के लिए टीचर्स और इलाज के लिए डॉक्टर्स चाहिए। ये सब सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा हैं। ठीक है, तो अब हम इन 3 सेक्टर्स को समझ गए हैं, पर सवाल ये उठता है कि देश में कुल कितना प्रोडक्शन हो रहा है या कौन सा सेक्टर कितना बड़ा है, ये हम मापते कैसे हैं? सीधी सी बात है, हम बनी हुई कारों की संख्या को कंप्यूटर की संख्या से या फिर उगाए गए नारियलों की संख्या से सीधे सीधे तो जोड़ नहीं सकते हैं, है ना? इसलिए इकोनॉमिस्ट्स इन सब चीजों की गिनती करने के बजाय इनकी कीमत यानी मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ते हैं। लेकिन यहां एक पेच है, हम हर चीज की वैल्यू नहीं जोड़ते। डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू गिनते हैं। जैसे इस बिस्कुट को देखिए, हम सिर्फ बिस्कुट की फाइनल कीमत जोड़ेंगे, गेहूं या आटे की नहीं। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि गेहूं और आटे की जो कीमत है वो बिस्किट की फाइनल कीमत में पहले से ही शामिल है। अगर हम उन्हें अलग से भी जोड़ देंगे तो एक ही चीज की कीमत बार बार जुड़ जाएगी, जो कि गलत होगा। और एक साल के अंदर किसी देश में पैदा हुई सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो कुल वैल्यू होती है, उससे ही हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। यही जीडीपी हमें बताती है कि किसी देश की इकोनॉमी आखिर कितनी बड़ी है। तो अब जब हम जीडीपी को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि पिछले 40 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी क्या रही है और इन तीनों सेक्टर्स का योगदान कैसे बदला है। देखिए, 1977-78 में, मतलब आज से करीब 40-45 साल पहले, भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर का था, मतलब खेतीबाड़ी का। लेकिन 2017-18 तक आते आते तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को बहुत पीछे छोड़कर इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। प्रोडक्शन में तो सर्विस सेक्टर राजा बन गया, लेकिन क्या रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी ऐसा ही हुआ? ज्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। और यहीं पर हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी चुनौती छिपी है। आज भी देश की लगभग आधी आबादी खेती यानी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन जीडीपी में उसका योगदान सिर्फ छठा हिस्सा है। इसी सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि लोग काम करते हुए तो दिख रहे हैं,
पर असल में वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लक्ष्मी के परिवार में एक छोटे से खेत पर 5 लोग काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत सिर्फ 2 या 3 लोगों की ही है। लोगों के काम करने की ये जो हालत है, ये हमें एक और तरह के क्लासिफिकेशन की तरफ ले जाती है, जो कि काम करने की शर्तों पर आधारित है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसे समझने के लिए कांता और कमल की कहानी सबसे अच्छी है। कांता एक ऑफिस में काम करती है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। उसे हर महीने सैलरी मिलती है, छुट्टियां मिलती हैं, जॉब सिक्योरिटी है। वहीं दूसरी तरफ कमल है, जो एक दिहाड़ी मजदूर है। उसका काम और उसकी कमाई दोनों ही फिक्स नहीं है। वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अब कमल जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के करोड़ों मजदूरों को एक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MGNREGA जैसी स्कीम शुरू की। यह स्कीम गांव के इलाकों में साल में 100 दिन के काम की गारंटी देती है। चलिए अब अपने आखिरी क्लासिफिकेशन पर आते हैं। ये इस बात पर आधारित है कि एसेट्स का मालिक कौन है और सर्विसेज कौन दे रहा है, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। देखिए, पब्लिक सेक्टर में एसेट्स पर सरकार का कंट्रोल होता है और उसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना होता है, जैसे कि इंडियन रेलवेज या पोस्ट ऑफिस। वहीं प्राइवेट सेक्टर का मालिक कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी होती है और उसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है, जैसे टिस्को या रिलायंस। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाएं सभी लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर इन सेवाओं को एक ऐसी कीमत पर ना दे पाए जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि इकोनॉमी को 3 तरह से बांटा जा सकता है: काम की प्रकृति के आधार पर, रोजगार की शर्तों के आधार पर और मालिकाना हक के आधार पर। और हमने भारत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसे भी समझा कि सर्विस सेक्टर का जीवीए तो ज़्यादा है, पर आज भी सबसे ज़्यादा लोग खेती में ही काम कर रहे हैं। और यही सवाल हमें इंडियन इकोनॉमी के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। भारत सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में इतनी अच्छी और ज्यादा नौकरियां कैसे पैदा करेगा ताकि खेती में जो छिपी हुई बेरोजगारी है उस समस्या से निपटा जा सके? ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल है।